बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने जो कॉलम्स थे उनको डिस्कस किया था। दो मेन टाइप्स थी, एक पैक्ड कॉलम्स थे और एक हमारे पास कैपिलरी कॉलम्स थे। पैक्ड कॉलम्स जो हैं वो इसलिए यूज़ किए जाते थे कि जब हमने हाई सैम्पल कंसंट्रेशंस को यूज़ करना हो या हाई सैम्पल कैपेसिटी में रिक्वायर्ड हो। और उसके मुकाबले में जो कैपिलरी कॉलम है ये मॉडर्न कॉलम्स हैं, एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किए जाने वाले हैं और इनकी जो रेजोल्यूशन ये जो ऑफर करते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, बेहतर सेपरेशन ऑफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू पैक्ड कॉलम्स। और उसके साथ-साथ जो थ्रेटिकल प्लेट्स के बारे में मैंने बताया था, वो ये कैपिलरी कॉलम्स की थ्रेटिकल प्लेट्स भी जो हैं वो हायर हैं पैक्ड कॉलम के मुकाबले में। और जो मॉडर्न डिटेक्टर जैसे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिटेक्टर्स हैं, जो सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन है मास स्पेक्ट्रोमीटर्स का, उनके साथ जो सूटेड कॉलम्स हैं वो कैपिलरी कॉलम्स ही हैं। तो हमने कैपिलरी कॉलम्स को डिटेल से डिस्कस किया था और उनको कंपेयर भी किया था। मैं जस्ट वो कंपैरिजन के लिए लास्ट स्लाइड शो कर देता हूँ। यहाँ पर हमने लेंथ, इंटरनल डायमीटर और जो उनकी एफिशिएंसी है उसको कंपेयर किया था। कैपिलरी कॉलम जो है वो हर लिहाज से बेहतर है और यहाँ पे मिनिमल सैंपल वॉल्यूम जो है वो भी उस लिहाज से भी बेहतर है कि हमें कम सैंपल चाहिए और रिलेटिव प्रेशर भी जो है यहाँ पे लो है। अब जो मूव करना चाह रहे हैं, अब हम डिस्कस करना चाहेंगे स्टेशनरी फेजेस वो कौन-कौन से, इनकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे और इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे जी कि कौन-कौन सी जो फोर्सेस हैं वो ऑपरेट करती हैं। बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह के मिक्सचर्स के लिए, किस तरह के एनालाइट्स के लिए ऑपरेट कर रही होती हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उस मिक्सचर को टारगेट करके अपना स्टेशनरी फेज जो है हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं या उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेशनरी फेज की सिलेक्शन ये इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया था कि जो पैक कॉलम है वहां पे तो हमारे पास सॉलिड स्टेशनरी फेज है, जबकि कैपिलरी कॉलम में लिक्विड नॉन वोलेटाइल लिक्विड जो है ये स्टेशनरी फेज होता है। तो स्टेशनरी फेज की सिलेक्शन इंपॉर्टेंट काम है और इसके लिए हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे पहले कि कौन कौन से फोर्सेज जो है वो ऑपरेट करती हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताता जाऊँ, पिछले लेक्चर में भी ये शायद डिस्कस हुई थी बात कि गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारे पास जो मोबाइल फेज है ये मोर और लेस कांस्टेंट या सेम रहता है, जिसमें हाइड्रोजन या हीलियम है, कॉमन गैसेस जो हैं। और जो स्टेशनरी फेज है इसको हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ये इसकी हमारे पास जो है वो वेरिएशंस जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। उसके मुकाबले में लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हमने पढ़ा था और हमने देखा भी था कि हम मोबाइल फेज के कॉम्बिनेशंस को चेंज करते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन को चेंज करते हैं, जबकि स्टेशनरी फेज जो है वो मोर और लेस सेम रहता है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में ये चीज़ थोड़ी सी ऑपोजिट है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मुकाबले में कि यहाँ पर हमारे पास जो अवेलेबल वैरायटी है स्टेशनरी फेजेस की वो बहुत ज़्यादा है और हम इसी को चेंज करते हैं, जबकि मोबाइल फेज को कांस्टेंट रखते हैं। स्टेशनरी फेज कौन कौन से हो सकते हैं और किस तरह सिलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आप यहाँ देख सकते हैं वो ये लाइक डिजॉल्व लाइक वाला प्रिंसिपल है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपके पास पोलर स्टेशनरी फेज है तो वो पोलर कंपोनेंट्स के साथ बेहतरीन इंटरेक्शन शो करेगा और उनके लिए अच्छी सेपरेशन या बेहतर रेजोल्यूशन जो हमें ऑफर करेगा। और अगर कोई नॉन पोलर कंपोनेंट है तो वो नॉन पोलर एनालाइट्स के साथ बेहतर एफिनिटी शो कर रहा होगा। नॉन पोलर के मुकाबले में जो पोलर स्टेशनरी फेज है वहां पर हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हैं या हमारे पास जो नेचर ऑफ या नंबर ऑफ इंट्रैक्शंस जो हैं वो ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू नॉन पोलर स्टेशनरी फेज। जनरली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो नॉन पोलर स्टेशनरी फेजेस हैं ये नॉन सिलेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिवली जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं ये कम हैं और मोस्टली जब आपके पास इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की तादाद या जो नेचर है वो अगर वो वीक हो या कम हो तो यूजली जो हमारे पास मिक्सचर है वो इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलूट होता है, यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले एलूट हो जाएगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा सबसे आखिर में एलूट होगा। तो ये इस तरीके से सेपरेशन होती है। लेकिन ऐसे तरीके तरीके से जो सेपरेशन है इसके तहत जो रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जो मिक्सचर है उसके अकॉर्डिंगली अपना स्टेशनरी फेज सेलेक्ट करें और फिर देखें कि ये पोलर है तो हम पोलर को पिक करें, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर, और फिर ये देखें कि अब जो नेचर ऑफ इंट्रैक्शन है वो कौन कौन से हैं। जो टिपिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या जो इंट्रैक्शंस हैं एनालाइट के यानी कि सेपरेटेड कंपोनेंट स्टेशनरी फेजेस के, वो यहाँ पे मैंने लिस्ट किए। नॉन स्पेसिफिक
डिस्पर्शन फोर्सेस जिसको हम लैंडन फोर्सेस कहते हैं, ये टिपिकली जो अल्केन और बेंजीन जो हैं इनके अंदर मौजूद होती हैं। इनको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ओरिएंटेशन फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। कैज़म फोर्सेस मैंने लिखा हुआ है नाम, ये डिटेल जीडी क्रिस्टियन की जो लेटेस्ट एडिशन उसके अंदर भी है। और ये जो परमानेंट डाइपोल्स हैं, ये जो पोलर रिलेटिवली कंपोनेंट्स हैं, उनके दरमियान ऑपरेट कर रही होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अंदर। इंड्यूस्ड फोर्सेस जो कि परमानेंट डाइपोल्स और इंड्यूस्ड डाइपोल्स के दरमियान फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, डिबाय फोर्सेस कर रही होती हैं। और इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग फोर्सेस और भी हैं जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और मेटल आयंस के दरमियान कायरल फेज के दरमियान ऑपरेट करती हैं। मैं जस्ट आपकी सहूलत के लिए जीडी क्रिस्टियन की बुक से भी ये जो कैपिलरी फ्यूज्ड कॉलम्स के लिए स्टेशनरी फेजेस हैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ कि ये हमारे पास जो है लिस्ट है बहुत सारे स्टेशनरी फेजेस जिसको हम यूज़ करते हैं, और फिर उनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और जो उनके लिए सूटेबल टेम्परेचर है जो हम जहाँ तक वो प्रॉपरली काम कर सकते हैं, जो मैक्स टेम्परेचर है उसको भी यहाँ पर हमने हम देख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं जो पहला हमारे पास है डायमिथाइल पॉलीसिलॉक्सेन्स, ठीक है जी, रिलेटिवली नॉन पोलर है और ये हम रूटीन यूज़ के लिए करते हैं। सबसे कॉमन इस्तेमाल किए जाने वाले स्टेशनरी फेजेस में यही हैं, और पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक्स के लिए जो है ये उनकी सेपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। 300 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने टेम्परेचर जैसे आपको बताया, तो ये भी 320 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है इसको टॉलरेट कर सकते हैं, और इस टेम्परेचर तक जो आपके पास मिक्सचर्स में मौजूद कंपोनेंट हैं उनको हम यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। और फिर इसी तरह अगर हम मेथल ग्रुप्स की बजाय हम इसको जो है वो इस फिनाइल ग्रुप्स के साथ जो है रिप्लेस कर लें, डाइफिनाइल डाइमेथाइल पॉलीसिलॉक्सेन्स कर लें, तो फिर आप देख सकते हैं कि इसकी जो पोलैरिटी है वो यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो इंटरमीडिएट हो जाती है, ठीक है जी। बिकॉज ये अब बता रहा है आपको एक्चुअली होते तो ये स्टेशनरी फेजेज जो हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, और ये एक्चुअली जो है एक थिन लेयर जो है वो इनकी कैपिलरी कॉलम्स के इनसाइड जो है वो हमने कोट की होती है। तो ये बता रहा है कि अगर एक्स यहाँ पे 5% है तो फिर ये आपके पास जो है रिलेटिवली लो पोलैरिटी के हैं, और अगर ये एक्स की वैल्यू 35 या 65 है, ठीक है जी, ये इंटरमीडिएट पोलैरिटी के साथ फिर आपको शो कर रहे होंगे। और जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन के कॉलम्स एक्चुअली दिखते कैसे हैं, ये एक इमेज है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैपिलरी कॉलम्स जो है वो कैसे हैं। तो मैंने बताया था कि ये रोल किए हुए होते हैं कॉलम्स, और स्टेनलेस स्टील की जो है ट्यूब्स वो भी चल रही होती हैं, यूसी शेप के अंदर आपको दिखा रहे हैं, और कैपिलरी कॉलम्स भी जो है वो इसी तरह से रोल किए होते हैं जो कि हम रखते हैं। तो इनकी लेंथ जो है वो 10 मीटर से लेके 100 मीटर्स तक भी जो है वो हो सकती है, ठीक है जी। तो ये टिपिकली इस्तेमाल होने वाले गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम्स में। और ये डाइफेनल डाइमेथाइल पॉलीसिलॉक्सेन्स हैं। इसी तरह प्रोपाइल फिनाइल जो है डाइमेथॉक्सीसिलेन्स हैं। बेसिकली देयर आर मोर और लेस द सिलेन्स। उन्हीं सिलेन्स को हम फंक्शनलाइज करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स के साथ, ताकि उनकी हम पोलैरिटी को कंट्रोल कर सकें, और फिर एक्चुअली हम ये जो सेपरेशन है उसको हम ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। तो उस पर्टिकुलर कॉलम से आप देख सकते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स जो हैं उनको हम कह सकते हैं पेस्टिसाइड्स के टिपिकल एनालिसिस के लिए कॉलम जो है ये सूटेड है। उसका जो मैक्स टेम्परेचर 280 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा बिसैनोप्रोपाइल सैनोप्रोपाइल फिनाइल पॉलीसिलॉक्सेन्स बहुत ज़्यादा पोलर हैं, फ्री रेडिकल्स या पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं उनकी डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और उन्हीं को हम यहाँ पर सेपरेट कर रहे होते हैं। तो ये सारे कॉलम्स हैं, उनकी नेचर आपको बताई जा रही है, कौन कौन से कॉलम्स हैं और किस किस तरह के मिक्सचर्स की सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और क्या क्या टेम्परेचर ये देखें 430 डिग्री सेंटीग्रेड तक टॉलरेट कर सकता है, ठीक है जी। ये कार्बोवैक्स हैं, पोलर कंपोनेंट पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, अल्कोहल्स एल्डिहाइड्स कीटोन्स इनकी सेपरेशन के लिए। तो अब ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट मिक्सचर हैं जो कि आप देखते हैं अल्केन्स के, अल्कीन्स के, हाइड्रोकार्बन्स जो हैं और पेट्रोलियम इंडस्ट्री से ये उसके मुकाबले में इंतहाई डिफरेंट है, ठीक है जी। ये दूसरी प्रोडक्ट्स हैं जो अल्कोहल या सॉल्वेंट्स जो हैं कीटोन जो हैं उनकी सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कॉलम। ऑफ कोर्स आयनिक लिक्विड्स ये भी हम यूज़ करते हैं, मॉडर्न स्टेशनरी फेजेस हैं, और इसमें आप देखते हैं पोलर हैं और
अल्कोहल्स के लिए और एस्टर्स के लिए और बहुत सारे पोलर कंपोनेंट्स के लिए इनकी सेपरेशन जो है वो सूटेबल। ये यहाँ पे एक जनरल ओवरव्यू जो है वो इस बुक के अंदर है। ऑलरेडी आप लोगों के साथ मैं कर चुका हूँ इसको डिस्कस। मैंने इसको यहाँ पे भी लिस्ट किया हुआ है कि आप कौन कौन से जो आपके पास मिक्सचर्स हैं और उनके लिए कौन सा फेज यूज कर सकते हैं और वो क्या टेम्परेचर जो है वो अटेन करते हैं। तो ये पोलैरिटी के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर जो है वो बुक के अंदर आपके पास मौजूद है। फ्यूज्ड कॉलम जो है, मेजॉरिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो जो आमतौर पे जो 10 मेन जो है वो स्टेशनरी फेजेस जो हैं, लिक्विड स्टेशनरी फेजेज हैं और जिनकी वेरिंग पोलैरिटी उनके साथ की जाती है। ये टेबल के अंदर मैंने लिस्टेड है सारे। और बेसिकली स्टेशनरी फेज यहाँ पे मैंने जैसे आपको आगे बताया, हाई मॉलिकुलर वेट मटेरियल्स हैं, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स हैं। उनके लिए मेन जो रिक्वायरमेंट है कि उनको थर्मली और केमिकली जो है वो स्टेबल होना चाहिए, बिकॉज 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है वो टॉलरेट कर सकें और उस दौरान जो है वो उनके अंदर कोई चेंज ना हो। और ऑफ कोर्स इनको खुद नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, मिनिमम वोलाटिलिटी होनी चाहिए, ताकि एक्चुअली ये ना हो कि कॉलम में जब सेपरेशन हो रही हो तो साथ साथ स्टेशनरी फेज भी जो है वो भी ब्लीड हो रहा हो, तो इसको भी रोकना जरूरी है। तो टिपिकल जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी हुई है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो शुड बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द रिक्वायर्ड कॉलम टेम्परेचर। इस तरह जो है आप इनको यूज कर सकते हैं। और केमिकल बॉन्डेड फेजेज जो है वो रिप्रेजेंट टिपिकल पिकुलैरिटी, जैसे मैंने आपको कॉलम में भी उसमें शो किया है। और यूजुअली सेपरेटिंग जो है लिक्विड देती है केमिकल रिएक्शन जो है वो सरफेस और कैरियम के दरमियान। ये एक शॉर्ट नोट है। अच्छा, बट मूविंग ऑन फर्दर टुवर्ड्स गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम, जो कि थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स हैं, फ्लेम आयनाइजेशन है, हमारे वाला जो टारगेट है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर, ठीक है जी, एमएस के साथ, लेकिन हम इसको भी ब्रीफली पढ़ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि एक्चुअली टेम्परेचर कितना क्रिटिकल फैक्टर है और कितना ज़रूरी है सेपरेशन के लिए। पहले ज़रा इसके ऊपर कुछ हम शॉर्ट नोट्स जो हैं वो देख लें, ताकि इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी सी सेपरेशन को समझने के लिए बेहद ज़रूरी हो जाएगी। अच्छा जी, ये बुक के अंदर मौजूद भी है और ये पार्ट मैं सोचा कि आपको यहीं से एक्सप्लेन कर दूं। टेम्परेचर क्यों ज़रूरी है बेहद। हमने दो बातें पढ़ी थी टेम्परेचर के हवाले से। टेम्परेचर ऑफ कोर्स हम सैंपल्स को वोलाटाइल करते हैं और जो वोलाटाइल लिक्विड्स हैं या गैसेस हैं उनका एनालिसिस करते हैं। तो टेम्परेचर का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है। कॉलम इनलेट और जो आपका डिटेक्टर है, ये यूजुअली कॉलम के मुकाबले में हायर टेम्परेचर पे रखे जाते हैं। और मैंने बताया था कि कॉलम इनलेट का टेम्परेचर अगर हायर होगा तो वो बड़ी रैपिड जो है वो वेपोराइजेशन होगी, यानी कि इनलेट जो है, कॉलम जहां से हम सैंपल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वहां का टेम्परेचर हाई होने से आपके पास जो वेपोराइजेशन है वो बड़ी फास्ट होगी। और जो डिटेक्टर है उसका टेम्परेचर इसलिए ज़्यादा रखा जाता है कि वहां पर रैपिड वोलेटिलाइजेशन हो। मैं यूं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इस पॉइंट पे कि जो सैंपल इंजेक्शन पोर्ट थी ये रिलेटिवली वार्मर रखी जाती है और डिटेक्टर जो है उसको भी हम वार्मर रखते हैं। तो बेसिकली जब इंजेक्टर पोर्ट है ये, अगर इसका टेम्परेचर हाई होगा तो फौरी तौर पे ऊपर वोलेटिलाइजेशन होगी और कॉलम तक पहुंच जाएगा। और जो डिटेक्टर हम रखते हैं, डिटेक्टर के अंदर जैसे सेपरेशन होकर कंपोनेंट्स पहुंच रहे होते हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर भी हम उस डिटेक्टर को वार्मर रखते हैं ताकि सैंपल यहाँ पर कंडेंस ना हो। क्योंकि अगर टेम्परेचर डिटेक्टर का कम होगा, अगर डिटेक्टर का टेम्परेचर कम होगा तो फिर सैंपल वहां पर कंडेंस कर सकते हैं, जिससे जो रेजोल्यूशन है वो मुतासर हो सकती है और हमारे पास जो है वो दोबारा रीमिक्सिंग का चांस हो सकता है सेपरेटेड कंपोनेंट्स के, और उनका सिग्नल जो है हमें कंबाइन मिल सकते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि डिटेक्टर और जो इंजेक्शन इनलेट पोर्ट है इनको जो है रिलेटिवली वार्म रखा है। और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर सिलेक्शन, ये एक्चुअली ना एक हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इट्स बेसिकली कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज किसके दरमियान है? स्पीड के दरमियान है और सेंसिटिविटी के दरमियान है। ठीक है जी। और अगर कोई तीसरी चीज आप ऐड करना चाहे तो बेशक सेंसिटिविटी भी आप उस पर ऐड कर लें। दिस इज इम्पोर्टेंटली हाईलाइटेड है। ठीक है जी। uh, ये जो डिस्कशन हमने अभी की, ठीक है जी, वो यहाँ पे कि इंजेक्टर पोर्ट जो है
शुड बी रिलेटिवली एट हायर टेम्परेचर, और हायर टेम्परेचर इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारे पास रैपिड वोलेटिलाइजेशन होगी या फास्ट रेट ऑफ वेपराइजेशन होगा, ताकि सैंपल जो है वो कॉलम के अंदर आ जाए और इन स्मॉल वॉल्यूम आ जाए, ठीक है जी, और ताकि इसके साथ जो बैंड ब्रॉडनिंग है जो वो कम हो सके। अब कंप्रोमाइज क्यों है, देखें ज़रा हाई टेम्परेचर के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं, और लो टेम्परेचर पर एनालिसिस करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान। जब कॉलम का टेम्परेचर वो कहते हैं जी हाई होते हैं, तो कंपोनेंट जो है वो अपना ज़्यादा वक्त जो है वो गैशियस फेस में गुजारते हैं, ठीक है जी, और लिहाजा वो बड़ी फास्ट मूव करते हैं, और जब वो फास्ट मूव करते हैं तो वो बड़ी जल्दी कॉलम से निकल जाते हैं, लिहाजा उनको प्रॉपर स्टेशनरी फेस के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता। एनालिसिस तो जल्दी हो जाता है, सेपरेशन जल्दी हो जाती है, लेकिन रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन टू कंपोनेंट जो है वो कम रहती है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि पुअर रेजोल्यूशन है जो टेम्परेचर का रोल। उसके मुकाबले में अगर हम लो टेम्परेचर पे करें तो वो स्टेशनरी फेस के साथ तो वक्त अच्छा गुजारते हैं, उनकी सेपरेशन बड़ी बेहतर होती है, लेकिन वो बड़े स्लोली लूट हो रहे होते हैं, लिहाजा एनालिसिस टाइम जो है वो लॉन्गर होना शुरू हो जाता है। सो एनालिसिस टाइम जो है वो लॉन्गर होना शुरू हो जाता है इस केस के अंदर, ठीक है जी। रेजोल्यूशन इंक्रीज बट सेंसिटिविटी इज एक्चुअली इज डिक्रीज, ठीक है जी। क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि पीक ब्रॉडनिंग हो रही होती है और आपके पास शार्प पीक नहीं आती, क्योंकि आपका एनालिसिस जो है वो स्लो होता है, पीक जो है वो ब्रॉड होती है, ज्यादा वक्त ले रही होती है। और द नेक्स्ट पॉइंट इज कि डिटेक्टेड टेम्परेचर जो है, मैंने आपको बताया कि इसका टेम्परेचर जो है वो रिलेटिवली हाई होना चाहिए कि वहां पे सैंपल कंडेंस ना हो, ठीक है जी। तो ये टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल है, सिलेक्शन क्राइटेरिया यही है कि हम इसी तरह इनको जो है वो लगते हैं। देखें जी, जब आप कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो कुछ कंपोनेंट्स वोलाटाइल होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स नॉन वोलाटाइल होते हैं, कुछ सेमी वोलाटाइल हैं। तो आप उनको जब सेपरेट करना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपका एनालिसिस टाइम भी कम रहे और आप बेहतरीन तरीके से जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट भी कर सकें, ताकि वो भी एक दूसरे से के साथ ओवरलैप ना हो रहे। तो ऐसे में हमें, जैसे हमने ग्रेडियंट एल्यूशन पढ़ा था वहां पर, कि मोबाइल फेज की कंपोजिशन को और इसके फ्लो रेट को हम जब चेंज कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली सेपरेशन के अमल को फास्ट करते हैं, और इसके साथ साथ जो रिलेटिव सेपरेशन या जो रेजोल्यूशन है उसको भी इम्प्रूव रखा जाता है। तो इसके लिए हमने वहां पे ग्रेडियंट इल्यूशन पढ़ी थी, अब यहाँ पर हम इसको टेम्परेचर प्रोग्रामिंग का नाम देते हैं, ये यहाँ पे हाईलाइटेड है। टेम्परेचर प्रोग्रामिंग का एक्चुअली फायदा ये होता है कि हम यहाँ पर एक खास तरीके से टेम्परेचर को तब्दील करते हैं ड्यूरिंग द एनालिसिस, और इस एनालिसिस के करने से जो हमारे पास जो टोटल एनालिसिस का टाइम है वो कम हो जाता है, और सेपरेशन जो है वो बेहतर होती है, जिसमें रेजोल्यूशन भी इम्प्रूव रहती है, ठीक है जी। टेम्परेचर प्रोग्रामिंग जो है वो यूजुअली लो से, ये हाईलाइटेड नोट्स में जो है ये साथ लिखा हुआ है ब्लू कलर में, कि लो से हायर टेम्परेचर जो है हम करते हैं, और ये एक्चुअली स्पीड अप करता है सेपरेशन को। द मोर डिफिकल्ट टू एलूट सोल्यूट्स आर मेड टू एलूट फास्टर, जो मुश्किल से एलूट हो रहे होते हैं, स्लो मूव कर रहे होते हैं, उनको हम फास्टर मूव कराते हैं हायर टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है जी। और द मोर इजीली एलूटेड वंस आर बेटर रिजॉल्व एट द लो टेम्परेचर, और जो इजीली एलूट हो रहे होते हैं, ठीक है जी, जो रिलेटिवली इजीली वहां से कॉलम से पास ऑन हो रहे होते हैं, वो उनको लोअर टेम्परेचर के ऊपर जो है वो बेहतर कराते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो है वो आपके पास ये है कि आपके पास जो मोर डिफिकल्ट कंपोनेंट्स टू एलूट सोल्यूट्स, उनको हम फास्टर एलूट कहलाते हैं, जो ज्यादा इजीली वहां से मूव नहीं कर रहे होते, स्टेशनरी फेज के साथ स्टिक कर जाते हैं, उनको हम जो है वो यहाँ से हाई टेम्परेचर करते हैं और उनको हम फोर्स करते हैं कि वो जल्दी वहां से भागें या वहां से निकलें, ठीक है जी। और वो कंपोनेंट जो कि इजीली एलूट तो हो सकते हैं, तो उनके लिए हम टेम्परेचर लो कर देते हैं, ताकि वो निकल तो सकते हैं खुद, लेकिन क्या क्या मुश्किल, हम टेम्परेचर रिलेटिवली स्लो कर देते हैं, ताकि उनका जो निकलने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाए और वो जरा बेहतर तरीके से उनकी एफिनिटी डेवलप हो स्टेशनरी फेज के साथ। तो एक्चुअली हम एफिनिटी को भी मेंटेन करना चाह रहे होते हैं, और ऑन द अदर साइड जो वो कंपोनेंट जो कि ज्यादा मुश्किल है अलूट करवाना, उनको हम जल्दी अलूट भी करवाना चाह रहे होते हैं। तो बेसिकली टाइम जो हमारे पास है, जो एक्चुअली स्पीड आप कह सकते हैं, और जो रेजोल्यूशन है हम उनको मेंटेन कर रहे हो। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जिसके तहत हम, जो सैंपल प्रिपरेशन की, जिसके तहत हम ये टेम्परेचर प्रोग्रामिंग करते हैं। और उन टेम्परेचर प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो है ये एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा,
कि ये जो इंक्रीज है टेम्परेचर का ग्रेजुअली, वहाँ पे हम बताते थे ग्रेडियंट इल्यूशन के अंदर कि पहले 1 मिनट जो है वो सैंपल का फ्लो रेट ये होगा, अगले 5 मिनट बाद ये होगा, अगले 3 मिनट बाद ये होगा, और इस तरह टाइम के साथ साथ जो है सैंपल का फ्लो रेट वेरी करते थे और साथ में इसकी कंपोजिशन को भी वेरी करते थे। तो इस तरह से टेम्परेचर को भी हमने प्रोग्राम किया था ऑटोमेटिकली कि ये लीनियरली इंक्रीज करे, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करे, स्टेप वाइज इंक्रीज करे, जिस तरह भी हो हम इसको जो है वो प्रोग्रामिंग के साथ सेट कर देते हैं कि ड्यूरिंग द एनालिसिस फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर जो है स्पीड ये होगी, टेम्परेचर इस रफ्तार से बढ़ेगा, अगले 10 मिनट में ऐसा होगा। तो वो लीनियरली जो है वो चीज़ें इंक्रीज हो रही होती हैं। इसके साथ साथ जो कॉलम का टेम्परेचर है, ये एग्जांपल दी हुई है, आई वुड से दैट कि हम इसको पहले डिस्कस कर लें कि जो हमारे पास कॉलम टेम्परेचर है, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जनाब हम इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से चेंज करते हैं अगले 20 मिनट के लिए। ये किसकी एग्जांपल दी भी हुई है। ये वो कंपोनेंट्स हैं जो कि ज़्यादा बेहतर तौर पे सेपरेट नहीं हो पा रहे थे, रेजोल्यूशन पुअर थी, लेकिन जब आप इनको इसी टाइम के अंदर सेपरेट करना चाहते हैं बेहतर सेपरेशन के साथ, तो हम टेम्परेचर को एक्चुअली प्रोग्राम कर लेते हैं कि वो हर 1 मिनट के साथ साथ टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज करता चला जाए। ठीक है जी। और ये इसकी डिटेल्स जो हैं, ये देखिए कि कॉलम कौन सा है, यहाँ पर कैरियर गैस कौन सी है। अब देखें जी, 5 मिनट के लिए टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, अगले 5 मिनट के लिए 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड था, फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड 15.5 मिनट तक के लिए चला। तो हमने ये टेम्परेचर प्रोग्रामिंग की है, ये टेम्परेचर प्रोग्राम किया थ्रू आउट द एनालिसिस। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे पास जो है वो सेपरेशन भी बेहतर हो रही है और कम वक्त के अंदर ये मुकम्मल होती चल जा रही है। अगर हम अगले 100 ये 15.5 मिनट्स आखिरी 15 मिनट के लिए भी टेम्परेचर सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते, तो फिर जो है हमारे पास हो सकता है कि एनालिसिस जल्दी मुकम्मल ना हो रहा था। और यहाँ अगर हम शुरू में टेम्परेचर 200 कर देते हैं तो फिर हो सकता है ये सारी चीजें इकट्ठी लूट होकर चली जाती। ठीक है जी। तो हाई टेम्परेचर रखने से ये इकट्ठी लूट होकर चली जाएंगी, दोनों के दरमियान सेपरेशन नहीं होगी, फर्क नहीं होगा दोनों के दरमियान, तीन इन पीक्स के दरमियान। और अगर हम टेम्परेचर स्लो रखेंगे तो फिर क्या होगा, इस एनालिसिस को मुकम्मल होते होते हो सकता है 1 घंटा या इससे ज्यादा का वक्त। एक टिपिकल एग्जांपल है, अच्छी है अंडरस्टैंड करने के लिए, कि आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर प्रोग्राम सेपरेशन है कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन मिक्सचर की, जिसमें स्टेप वाइज हमने लीनियरली टेम्परेचर को प्रोग्राम करके इंक्रीज किया। पहले 12 जो गैसियस कंपाउंड्स हैं वो रेडिली एलूटेड हुए हैं लो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 5.5 मिनट के लिए। अगले के लिए फिर हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर था, और 5.5 मिनट के बाद टेम्परेचर जो है हमने 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के इजाफे के साथ करता हुए 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके, ये जैसे भी हमने ऊपर इसको एक्सप्लेन किया है, ये यहाँ पर हमने हाईलाइट किया हुआ है 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इसके बाद फिर हमने ग्रेजुअली अगले 20 मिनट के लिए जो टेम्परेचर है वो हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा। तो ऐसा करने से हमारे पास जो है वो सेपरेशन भी बेहतर हो जाती है, और इसके साथ साथ जो स्पीड तो ज़्यादा बेहतर होने की वजह से आपका एनालिसिस शॉर्ट वक्त में मुकम्मल होता है, शॉर्ट टाइम के अंदर होता है। और फिर हम जो है जो रिलेटिव सेपरेशन दो कंपोनेंट्स के दरमियान उसको भी इम्प्रूव कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दोनों पीक्स जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। दिस इज समथिंग अबाउट द टेम्परेचर सिलेक्शन। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स का टॉपिक है स्टैंडर्ड एडिशन का। मैं इसकी तरफ बाद में आता हूँ, स्टैंडर्ड एडिशन मेथड हम करते कैसे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में बता दूं कि आपके पास जो है कौन कौन से तरीक़ाकार है सैंपल प्रिपरेशन के। और सैंपल प्रिपरेशन के हम 2 या 3 तरीक़ाकार को जो है वो इम्पोर्टेंट ये भी डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इनका फ़ायदा क्या है। बेसिकली 2 ही हैं। उनमें से जो सबसे कॉमन इस्तेमाल किया जाने वाला मेथड है वो है हेड स्पेस एनालिसिस। हेड स्पेस एनालिसिस क्यों हम करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि जब आपके पास कोई एक ऐसे मिक्सचर आते हैं जिसमें वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सैंपल्स कंपोनेंट सब के सब इकट्ठे हैं या कंबाइन हैं, और हम अगर ऐसा चाहें कि उसमें से पहले वो जो नॉन वोलाटाइल वाला कंपोनेंट है उसको अलग कर लें, ठीक है जी, नॉन वोलाटाइल कंपाउंड्स को लगा और फिर उसमें से अपना वोलाटाइल सैंपल निकाल लें, तो हम इस तरह के सैंपल प्रिपरेशन के स्टेप्स को आसान करते हैं, जिसमें हम विदाउट एनी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन
जो नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट है उसको अलग कर लेते हैं और उसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो जो नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है जी, एक्सक्यूज मी, जो वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं उनको हम अलग कर लेते हैं और फिर उनका हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो एक्चुअली हेड स्पेस मेथड जो है ये एक सैम्पलिंग टेक्निक है, जिससे आप वो सैंपल जिसका आप तज्जिया या एनालिसिस करना चाहते हैं उसको बेहतर तौर पे अलग कर सकें और कम वक्त के अंदर ज्यादा आसानी के साथ काम कर सकें। सो हेड स्पेस एनालिसिस बेसिकली इज अ सैम्पलिंग टेक्निक दैट आर कॉमनली यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि अब आपके पास जो मिक्सचर है उसमें वोलाटाइल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, नॉन वोलाटाइल भी हो सकते हैं। तो हमारा मकसद ये कि नॉन वोलाटाइल अलग हो जाए और उनका हम सेपरेशन करें, उसका एनालिसिस करें। इस काम को हम कहते हैं कि ये हेड स्पेस एनालिसिस है। ठीक है जी। वी डिस्क्राइब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, और ये बता रहा सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन हमने पिछले चैप्टर्स में किया, लेकिन हम सिंपली इससे स्टार्ट करते हैं। होता क्या है यहाँ पे हेड स्पेस एनालिसिस के अंदर कि हमें कोई एक सैंपल वाल लेते हैं, उसके अंदर हमारे पास सैंपल होता है और उसको हम सील उसके अंदर रखते हैं कवर के अंदर, और एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, एक नॉन टेम्परेचर के ऊपर एक्चुअली हम ये करते हैं कि उसको जब हम हीट करते हैं तो जो वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं वो अ, उस वायल के अंदर जो है सैचुरेट होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है वोलाटाइल कंपोनेंट्स का। ठीक है, बिटवीन दैट लिक्विड मिक्सचर सैंपल एंड एट द वेपर फेज। कि आपके पास एक वायल है और इस वायल को जब आप सील्ड वायल को जब आप हीट करते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पे, तो जो वोलाटाइल कंपोनेंट है वो सारे वेपर्स बन के उसके ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे सैंपल इन सील्ड वाल इज इक्विलिब्रेटेड, एक्चुअली वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश किया जाता है फिक्स टेम्परेचर पे। फॉर एग्जांपल फॉर 10 मिनट्स द वेपर इज इन इक्विलिब्रियम अबव द सैंपल इज सैंपल्ड। यानी कि जो आपके पास सैंपल लिक्विड है, जब आप उसको एक फिक्स टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो सारे वेपर जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं ऊपर, और उस उस वायल के जो टॉप है, और हम उस टॉप से एक माइक्रो सिरिंज के जरिए सैंपल जो कि वोलाटाइल वेपर्स हैं उनको हम वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसका आगे हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है जी। यूजुअली होता ये कि आपके पास जो है वो जो लिक्विड सैंपल होता है वो हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड या इससे भी कम होता है। ठीक है जी, मुकम्मल फिल नहीं होता सैंपल वाइल। सैंपल वाइल हाफ फिल्ड या इससे भी कम है जितना भी आपके पास सैंपल है। तो आप जब आप उसको हीट करते हैं तो क्या होता है उसमें से जो है वो वेपर्स जो निकलते हैं और उसके जो टॉप ऑफ दैट वाइल है वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और उसकी जो टॉप वाइल होती है वहाँ पे एक हमने सिलिकॉन रबर सेप्टम लगाया होता है। ये जो रबर सेप्टम लगा हुआ है सिलिकॉन रबर सेप्टम, और वहाँ से हम अपनी माइक्रो सिरिंज जो है उसको जो है वो इंसर्ट करते हैं और वो 1 ml सैंपल ड्रॉ कर लेती है। सिलिकॉन रबर सेप्टम होता है जो कि पॉली टेट्रा फ्लोरेथिलीन जो है वो उसके साथ जो है उसको कवर किया होता है। तो वो 1 ml सैंपल जो है वो हम वहां से कलेक्ट करते हैं और उसका हम एनालिसिस कर लेते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि हमारे पास जो सारे नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं और वोलाटाइल कंपोनेंट सारे ऊपर हेड स्पेस में जो ट्यूब है हमारे पास उसमें हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह तमाम वोलाटाइल कंपोनेंट्स जो है वो अगर किसी भी नॉन वोलाटाइल मिक्सचर के साथ है तो वो अलग किए जा सकते हैं। ठीक है जी। वोलाटाइल कंपोनेंट्स इन सॉलिड, किसी सॉलिड के अंदर है तो फिर भी इकट्ठे कर लें, किसी लिक्विड के अंदर है तो फिर भी इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो लिक्विड और सॉलिड सैंपल दोनों के एनालिसिस के लिए, और पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम और इससे भी कम कंसंट्रेशन को इससे हम सेंस कर लेते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स जो हैं उनको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं। सोडियम सल्फेट जो है हेड स्पेस एनालिसिस के लिए यूज करते हैं क्योंकि सोडियम सल्फेट जो है ये सॉल्ट आउट करता है वोलाटाइल एनालाइट को ज़्यादा इफेक्टिवली, जो वोलाटाइल कंपोनेंट्स उसको ज़्यादा बेहतर तौर पर बाहर निकालता है और इसको हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह से हम इवन ब्लड सैंपल्स के अंदर भी जो वोलाटाइल कंपोनेंट है उसको अलग कर सकते हैं। खास तौर पे ब्लड सैंपल्स के अंदर अगर कभी एथेनॉल है तो हम उसको निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर कोई बंदा जो अ, जिसके ब्लड में एथेनॉल के खास कंसंट्रेशन से ज़्यादा है तो बता सकते हैं कि वो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है या नहीं है और उसकी लीगल पोजीशन क्या है। दूसरा एक मेथड जो है वो थर्मल डीजॉर्प्शन है। थर्मल डीजॉर्प्शन जो है ये भी एक अच्छा मेथड है, इसी से भी हम सैंपल को जो है वो अलग कर लेते हैं। चाहे आपके पास सॉलिड और सेमी सॉलिड सैंपल है, उसको हम कांस्टेंट जो है वो इनर्ट एनवायरनमेंट में किसी गैस के साथ जो है उसको हीट करते हैं। वोलाटाइल और सेमी वोलाटाइल कंपोनेंट्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं सैंपल से। ठीक है जी।
और इनको हम गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम से जो है वो पास ऑन करते हैं। और सैंपल को जो है वो टिपिकली जो है वो एक वो ट्यूब लाइनर होती है पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन, उसके साथ जो है वो हम उसके ऊपर वे कर लेते हैं, प्री वे कर लेते हैं एक्चुअली, और फिर आगे हम इनकी एक हीटिंग करते हैं। तो थर्मल डिसॉर्प्शन जो है इज डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द सैंपल। ठीक है जी, यहाँ पे जो वोलेटाइल कंपोनेंट है इसको हम डिसॉर्ब करते हैं। ठीक है जी, डिसॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सैंपल बाय हीटिंग एंड इंट्रोड्यूस डायरेक्टली इनटू द गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम। थर्मल डिसॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट टेम्परेचर बिलो द डिकम्पोजिशन पॉइंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। ऐसा ना हो कि हम उसको इस टेम्परेचर पे हीट करें कि वो डिकम्पोज हो जाए, इसके डिकम्पोजिशन टेम्परेचर से बिलो करते हैं। ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट है जो सेंसिटिव सैंपल। उसके अलावा अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो अब जो बुक में भी यहाँ पे हाईलाइटेड है कि अगर आपके पास कोई वाटर बेस्ड पेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल उसको हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वाटर बेस्ड पेंट्स हैं तो इन वाटर बेस्ड पेंट्स को जब थर्मल डिसॉर्प्शन ट्यूब से गुजारते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके पास वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं उस पेंट के, वो अलग कर लेते हैं। ठीक है, और जो वाटर है जिसको हम इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहते उसको हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वाटर बेस्ड पेंट्स में से जो वोलाटाइल कंपोनेंट्स है वो अलग कर लेते हैं, ऑर्गेनिक वोलाटाइल्स को, और वाटर ये इस तरह के नॉन वोलाटाइल जो लिक्विड्स हैं या नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट, उनको हम गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम में जाने से रोकते हैं। ठीक है जी, उसको प्रेफर उसी वक्त किया जाता है वाटर जब हम आयनिक लिक्विड बेस्ड स्टेशनरी फेजेस को यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, टेक्निक का फायदा क्या है जी? टेक्निक का फायदा ये सिंप्लीफाई करती है सैंपल प्रिपरेशन को, और ऐसी चीज़ें कि हमने अच्छा जी सॉलिड सैंपल है, पहले इसको किसी चीज़ में डिसॉल्व करें फिर अलग करें, या उससे हम सॉल्वेंट है, अगर लिक्विड सैंपल है तो उससे सॉल्वेंट को अलग करें। इस तरह के हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाले काम जो है वो इसमें से हम अवॉइड कर सकते हैं, और उसके बगैर हम इसे एनालाइज कर सकते हैं। थर्मल डिसॉर्प्शन किन के लिए सूट की जाती है? ये यूजुअली ड्राई या होमोजीनियस सैंपल्स, पॉलीमर्स के लिए, वैक्सेस के लिए, पाउडर्स के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, और इवन ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, लोशंस, इनकी तैयारी के लिए जहाँ पे इनके एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सैंपल प्रिपरेशन नहीं रिक्वायर, तो इसलिए सैंपल प्रिपरेशन का स्टेप हम अवॉइड कर सकते हैं, जिससे एनालिसिस और जल्दी मुकम्मल हो जाता है। पर्जिंग एंड ट्रैपिंग, ये एक तरह से वही हेड स्पेस एनालिसिस की एक टाइप है। ठीक है जी, यहाँ पर जो वोलेटाइल कंपोनेंट होता है उसको हम ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, किसी एक जॉर्बेंट सरफेस के ऊपर, और उसके बाद हम उसको बाद में हीट करते हैं। हमारे पास ऐसे स्पेशल फिल्टर होते हैं, वो फिल्टर जो हैं वो वोलेटाइल कंपोनेंट्स को, सॉलिड सैंपल को जब हम हीट करते हैं जो वेपर निकलते हैं उसके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और या जॉर्बेंट का काम करता है, और बाद में हम उसी फिल्टर को जो है हम या उसी सरफेस को जो है बाद में हम हीट करते हैं, और सैंपल जो हमारा सारा जो है वो डिसेव हो जाता है। पर्च एंड ट्रैप इज सूटेबल फॉर सैंपल दैट आर फार फ्रॉम होमोजीनियस। ठीक है जी, जो मेरे सैंपल ना फेयरली लार्ज सैंपल्स। ठीक है जी, लार्ज सैंपल हम कैन बी टेकन, कैसे हम यूज कर सकते हैं, जिनके अंदर हम हमारे पास हाई वाटर कंटेंट है। Examples include fruits such as pizza or fruits. The measurements of malodorous organic volatiles in headspace vapor above sample is ये typically इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि आपका पास ये फूड जो है ये फ्रेश है या नहीं है। ठीक है जी, आप इस सैंपल को आप कलेक्ट कर सकते हैं, और फिर कलेक्ट करके बता सकते हैं एक्चुअली जो फूड की क्वालिटी है उसके बारे में पता चल सकता है कि जब फूड जो है वो ख़राब हो रहा तो उसके ऊपर जो वेपर कलेक्टेड है उनका एनालिसिस करके बताया जा सकता है कि अच्छा ये फूड जो है वो कितना फ्रेश है, तो लिहाजा उसकी फ्रेशनेस के बारे में हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास सैंपल्स जो हैं वो कैसे इनको एनालाइज किया जा सकता है। Before moving further, just want to give you a good example of internal standards कि internal standards होते कैसे हैं और ये कैसे काम करते हैं। इंटरनल स्टैंडर्ड्स एक क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स के लिए, जहाँ पे हमने एक्चुअली क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, हम स्टैंडर्ड एडिशन मेथड को यूज करते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड एडिशन मेथड क्या कहता है? स्टैंडर्ड एडिशन मेथड ये कहता है कि आप दो सैंपल्स रन करते हैं, एक आपका स्टैंडर्ड और एक आपका अननोन मिक्सचर। ठीक है जी, जिसके अंदर आपको मालूम नहीं है। मसलन एक एक सैंपल के अंदर एथेनॉल मालूम है आपको, वो स्टैंडर्ड है आपके लिए, और एक सैंपल ऐसा जैसा कि ब्लड सीरम है
या ब्लड है उसके अंदर आपको मालूम नहीं कि एथेनॉल कितनी है, ये अननोन सैंपल है। इन दोनों सैंपल्स के अंदर इन दोनों सैंपल्स के अंदर हम कोई एक और स्टैंडर्ड ऐड कर देते हैं एग्जैक्टली इक्वल क्वांटिटी के अंदर, और फिर हम कंपेयर करते हैं कि जो हमने नया केमिकल ऐड किया है स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर एथेनॉल है उसके साथ इसकी रेशो क्या है, और जो अननोन है जिसके अंदर हमें मालूम नहीं कि एथेनॉल कितनी है, उस एथेनॉल के साथ इसकी रेशो क्या है। तो जो एग्जांपल यहाँ पे बुक में डिस्कस की, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। खास तौर पे ब्लड सीरम या ब्लड सैंपल्स के अंदर जो है एथेनॉल की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम ये काम करते हैं। ब्लड एथेनॉल कंसेंट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हम करते हैं, जिससे हमें मालूम कर सकते हैं कि कोई इंटॉक्सिकेशन हुई हुई है एथेनॉल की या नहीं हुई हुई। ठीक है जी। अक्सर आपने देखा होगा ड्राइविंग के दौरान कुछ लोगों को अरेस्ट किया जाता है, क्राइम सीन्स के साथ से कुछ बंदों को अगर अरेस्ट किया जाता है या ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट किए जाते हैं, तो देखा जाता है कि इस ब्लड सीरम के अंदर, इस ब्लड सैंपल के अंदर एथेनॉल कितनी है, कोई बंदे ने इंटॉक्सिकेशन तो नहीं की हुई थी। मसलन किसी गाड़ी को अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आता है, तो देखा जाता है कि ड्राइवर के ब्लड का सैंपल लिया जाता है कि क्या ड्राइवर ने कोई अल्कोहल तो नहीं पी हुई थी, और वो एक प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा तो नहीं थी। बहुत सारे कंट्रीज में अल्कोहल की अगर इजाजत है तो, लेकिन एक खास लिमिट तक, उससे ज्यादा पियेंगे तो इंटॉक्सिकेशन करेगी और वो पीकर आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो फिर वो ब्लड के एनालिसिस के लिए, ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए हम इस तरीकाकार को फॉलो करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड एडिशन मेथड के नाम से। ये टिपिकल एग्जांपल आपको यहाँ पे दी है कि हम 5 ml ब्लड सैंपल लेते हैं और उसको 0.5 ml एक्वस जो है 1 प्रोपानोल के साथ जो है वो इंटरनल स्टैंडर्ड को ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो ब्लड सैंपल है ये अननोन है, इसके अंदर हमें मालूम नहीं अब किसी बंदे ने एथेनॉल कितनी ली हुई है, और इसके अंदर हमने 1% प्रोपानोल, एक्वस प्रोपानोल जिसमें वाटर भी है, इंटरनल स्टैंडर्ड ऐड कर दी। और उसी तरह दूसरी तरफ हमारे पास जो है एक 5 ml सैंपल है जिसके अंदर हम एथेनॉल की कंसंट्रेशन हमें नोन है। 10 माइक्रोलीटर पोर्शन जो है इंजेक्ट किया जाता है। 10 माइक्रोलीटर एक बहुत स्मॉल सैंपल वॉल्यूम, हमें इतना ही काफी चाहिए इस मिक्सचर का, ब्लड का और इस प्रोपानोल वाले का, गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम में। और उसके बाद हम कुछ रिकॉर्डिंग्स करते हैं, कुछ मेजरमेंट्स करते हैं, पीक एरिया को एक्चुअली मेजर कर रहे होते हैं। एथेनॉल जो है इसकी रेशियो है फॉर एग्जांपल 114, और पीक एरिया जो PROH है, हम प्रोपानोल की बात कर रहे हैं 457। ठीक है जी। ये हमने डिफरेंट यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो एथेनॉल की परसेंटेज बना ली। ठीक है जी। और उसके साथ इसको हमने ऐड किया। तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, पीक एरिया को कंपेयर कर रहे होते हैं, पीक एरिया को, प्रोपानोल के पीक एरिया को कंपेयर कर रहे होते हैं एथेनॉल के पीक एरिया के साथ, जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के साथ है। मसलन जब एथेनॉल 0.02 थी, तो एथेनॉल का पीक एरिया स्टैंडर्ड के अंदर 114 था, और प्रोपानोल को हमने यहाँ पे रखा था, प्रोपानोल को हमारे पास स्टैंडर्ड 457। जब एथेनॉल को 0.05 रखा, तो हमारे पास जो है एथेनॉल की कंसंट्रेशन बढ़ी, बट मोर और लेस प्रोपानोल की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास सेम है। फिर एथेनॉल को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, प्रोपानोल को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, और उसके पीक एरियाज मालूम करते जा रहे हैं। ये एथेनॉल के पीक एरियाज बढ़ते जा रहे हैं जबकि प्रोपानोल के घट है। ये सारे चीजें, ये जो सारी वैल्यूज हैं, ये स्टैंडर्ड्स के लिए थी। ये एथेनॉल की कंसंट्रेशन, ये उसका पीक एरिया, और ये प्रोपानोल की कंसंट्रेशन और ये पीक एरिया। इस तरह जो हमारे पास अननोन सैंपल आया ब्लड का, जिसके अंदर हमें नहीं मालूम क्या था, तो हमारे पास आंसर है 782, और इसकी रेशियो हमने देखी 455 के साथ। तो फिर हमने इसकी रेशियो मालूम कर ली और स्टैंडर्ड्स के साथ कर ली, और फिर हमने मालूम किया कि हमारी रेशियो कहाँ पर आंसर आता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हम कैलकुलेट करते हैं अननोन कंसंट्रेशन, और बताते हैं कि जनाब इसके अंदर जो है वो कम से कम 0.08% या इससे ज़्यादा हायर लेवल जो है, अगर किसी भी जगह पे एथेनॉल का होगा, तो वो जो है वो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन होगी। तो हम जब कंपेयर करते हैं पीक एरिया इसके साथ जो आंसर आता है, और वो 0.08 के साथ जो आंसर आता है 0.08, क्योंकि यहाँ पे आप देखें 0.08 का जो पीक एरिया होगा इससे 0.08 का जो पीक एरिया होगा इससे कम होगा। तो अपेरेंटली जो अननोन में से अगर 782 आया और हम इसकी रेशियो निकालते हैं, फॉर्मूला के साथ कैलकुलेट करते हैं,
तो पता चलता है कि जो ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन है 0.08% से ज्यादा है। तो इस बेस के ऊपर हम ये कंक्लूजन बना सकते हैं। कुछ थोड़ा बहुत और हम उसके ऊपर भी काम करते हैं, ऑफ कोर्स इसका स्कोप नहीं है अभी इसका, तो वो हम बता सकते हैं कि जो ब्लड सीरम है इसके अंदर अल्कोहल क्या है। एक्सक्यूज मी। तो इस बेस के ऊपर हम अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर फाइंड आउट करते हैं। इस तरीकाकार को कहते हैं स्टैंडर्ड एडिशन मेथड। स्टैंडर्ड एडिशन मेथड में हम ये काम भी कर सकते हैं, देखिए ये अल्कोहल स्टैंडर्ड चलिए और ये नॉन में 782 आ गया, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि स्टैंडर्ड के साथ भी, ठीक है जी, और अननोन के साथ भी, तमाम के साथ जो है वो इक्वल अमाउंट जो है वो प्रोपानॉल के, अब देख लें प्रोपानॉल की कंसंट्रेशन वही रही, स्टैंडर्ड के अंदर भी वैसे रही और अननोन के साथ वैसे, ये 455, 457, 449, 471, 453 इज मोर और लेस द सेम। तो अब एक्चुअली रेशियो फाइंड आउट करते हैं। सो इंटरनल स्टैंडर्ड इज यूजुअली एडेड टू अ स्टैंडर्ड एंड सैंपल, स्टैंडर्ड नोन वाले में और सैंपल अननोन वाले में। फिर हम क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं एनालाइट पीक एरिया टू इंटरनल स्टैंडर्ड पीक एरिया। पहले फिर ये रेशियो लेते हैं एनालाइट का इसके साथ क्या है, और फिर इसको मेजर करते हैं, ठीक है, और हम ये ज्यूम करते हैं कि इट विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय स्लाइट वेरिएशन इन द इंजेक्टेड वॉल्यूम एंड क्रोमेटोग्राफी कंडीशन। क्योंकि क्रोमेटोग्राफी कंडीशन की वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा है, इंजेक्टेड वॉल्यूम की वजह से भी कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड में भी, सॉल्यूशन में भी, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी हम वो एक स्टैंडर्ड इंटरनल स्टैंडर्ड ऐड करते हैं और अननोन में भी ऐड करते हैं और उन के पीक एरियाज को कंपेयर करते हैं, जिससे हमें ये मालूम हो सकता है कि कोई बंदा जो है उसने जो क्राइम सीन से होने वाला ब्लड सैंपल है इसके अंदर अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हुई हुई है या नहीं, ठीक है। न सिर्फ अल्कोहल का पता चल सकता है बल्कि इस तरह के लातादाद जो है वो एनालाइट्स को हम यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं, और उन एनालाइट्स में से कोई एक एनालाइट जो है आप यूँ समझ लें कि अगर किसी ने कोई ड्रग एडिक्टेड है, कोई शख्स ऐसा जिसने कोई ड्रग जो है वो ली हुई है, अननो जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स ली हुई हैं, तो हम उनकी कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी, कि ब्लड के अंदर जो है अगर किसी ने कोई मॉर्फिन ले लिया, कोई ऐसी कोई ड्रग्स ली हैं जो कि अलाउड नहीं है, तो हम उनकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ड्रग एडिक्शन के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी आपने देखा होगा जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है वाडा, जो मुख्तलिफ खिलाड़ियों के मुख्तलिफ खेलों के सैंपल्स जो हैं, खिलाड़ियों के ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल कलेक्ट करती है और उनमें से ट्रेस करती है कि क्या इस प्लेयर ने जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं वो तो नहीं ली ताकि अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज करे और नॉर्मल खिलाड़ियों की निस्बत या नॉर्मल बॉडी के जो परफॉर्मेंस है उससे बेहतर परफॉर्मेंस शो करे। तो किसी सूरत में भी अगर कोई ऐसा खिलाड़ी जिसने कोई ड्रग्स लेकर अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की कोशिश की हो, तो वाडा जो है वो जो एंटी डोपिंग एजेंसी है उसको मालूम करती है, और उसको मालूम करने का एक सिंपल तरीकाकार ये गैस क्रोमेटोग्राफी की मदद से, जिससे हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट हियर दैट हाउ दिस वर्क्स, द स्टैंडर्ड एडिशन मेथड। अगले लेक्चर में मैं यहीं से आपको थोड़ा सा मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिटेक्टर की जो फंक्शनिंग है, खासतौर पे जो क्वाड्रुपोल मास एनालाइजर है उसके बारे में ब्रीफ सी जो है डिस्कशन करूंगा, और फिर इसको हम गैस क्रोमेटोग्राफी को रैप अप करेंगे, ठीक है जी। और फिर हम मैं आपके क्वेश्चन ले लूंगा या आपके लिए हम कोई सेशन एक रख लेंगे, और फिर हम आगे ऑनलाइन एनालिसिस और ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज जस्ट लेट मी नो, तो फिर मैं आपके साथ सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच। और चीज़ें मैंने आपके साथ ऑलरेडी जो हैं ये बुक शेयर की हुई है, अगर कोई और चीज़ रिक्वायर्ड हो तो प्लीज़ वो भी मुझे बता दीजिएगा। ओके जी, दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।